हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो दोस्तों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रोटोप्लाज्म, जिसे हम जीवद्रव्य के नाम से भी जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो आने वाली कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए अपने लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर अपन चर्चा करें कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, तो कोशिका का जो तरल होता है, जो समस्त संरचनाओं समेत जो किसी झिल्ली से परिबद्ध रहता है, उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी कि झिल्ली से ढका हुआ पूरा एरिया जिसमें अपन मान सकते हैं कि कोशिका की जो समस्त संरचनाएं, कोशिकांग वगैरह उपस्थित होते हैं, उसे पूरे को अपन प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस अतः कह सकते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक के शामिल होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट दो अलग अलग वर्ड है, इनमें डिफरेंट क्या होता है। तो ध्यान रहिए, एक कोशिका का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ना, वही प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। लेकिन कब? जब कोशिका क्या होती है, भित्ति रहित कोशिका होती है। जब कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है तो उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वह प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। तो आज अपन इससे बनने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसमें प्रोटोस का मतलब होता है प्रथम और प्लाज्मा का मतलब होता है संगठन। और प्रोटोप्लाज्म को अगर सर्वप्रथम किसने देखा था, तो कोर्टी नामक वैज्ञानिक के द्वारा देखा गया था 1772 में। अब देखिए, क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीएच एवं ताप के अत्यधिक परिवर्तन से ग्लोब्यूलर प्रोटीन की संरचना में जो परिवर्तन आते हैं वह क्या कहलाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, और क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पीएच एवं ताप के ज़्यादा परिवर्तन से जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है रिनेचुरेशन, सेकेंड विकृतीकरण, थर्ड युग्मन और चौथा दे रखा है 1 व 2 दोनों सही। तो इसका सही आंसर होगा विकृतीकरण, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वसीय अम्ल मानव शरीर में निर्मित नहीं होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा वसीय अम्ल है जो मानव शरीर में नहीं बनता है। ऑप्शन फर्स्ट ग्लिसरॉल, सेकंड कोलेस्टेरॉल, थर्ड लाइनोनिक अम्ल और 4 है दोनों, 1 या 2 दोनों सही। तो इनमें से ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, इनका निर्माण शरीर में होता है, किसका नहीं होता है, लाइनोलिक अम्ल का नहीं होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, सेल्यूलोज है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड या लिपिड। तो सेल्यूलोज जो होता है वह क्या है, पॉलीसेकेराइड की श्रेणी में आता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पेशियों में संग्रहित भोजन जो है वह क्या कहलाता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, वसा या प्रोटीन। तो पेशियों में जो संग्रहित भोजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, 2 स्वतंत्र राइबोन्यूक्लियोटाइड इकाई इसके द्वारा बंधित होती है। किसके द्वारा बंधित होती है। ऑप्शन पेप्टाइड बंध, कोवेलेंट बंध, हाइड्रोजन बंध या फास्फोडाइएस्टर बंध। तो किसके द्वारा होती है ये, बिल्कुल राइट, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड की विशेषता यहाँ पर कि ये सार्वभौमिक होता है, असंदिग्ध होता है या ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट यानी अपन कह सकते हैं कि 3 अक्षरों के अंदर होता है। तो इसकी विशेषता क्या होगी, तो ध्यान रखना ये सार्वभौमिक भी होता है, असंदिग्ध भी होता है और ट्रिपलेट भी होता है, यानी कि सभी सही होगा। चौथा ऑप्शन राइट होगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, टीएमवी का आनुवंशिक पदार्थ है
यानी जो टोबैक वायरस होता है उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट आरएनए, सेकंड डीएनए, थर्ड डीएनए एवं आरएनए, चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आरएनए होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यह है टीएमवी में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। आरएनए से डीएनए निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए लाइगेज। तो आरएनए से जो डीएनए होता है उसके निर्माण में जो एंजाइम सहायक होता है वह होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जो एंजाइम होता है वह इसमें सहायक होता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कल्पना करो कि पृथ्वी पर इस प्रकार का उद्विकास हुआ है कि 20 अमीनो अम्ल के स्थान पर 96 अमीनो अम्ल है, 20 के स्थान पर 90 अमीनो एसिड है। डीएनए में 12 प्रकार के बेस हैं और डीएनए निर्माण उसी तरह होता है जिस तरह आज होता है। तो प्रत्येक डीएनए कोडोन के लिए कम से कम कितने बेस होंगे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है 12 है, सेकेंड 8, थर्ड 2 और 4 ऑप्शन जो दे रखा है वह दे रखा है थर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोचकर बताना थोड़ा सा। बिल्कुल सही, इसका सही आंसर होगा जो थर्ड ऑप्शन है ना 2, वह इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, शहद में निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होता है? ग्लूकोज, लेब्यूलोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो जो शहद होता है उसके अंदर अपन माने तो कार्बोहाइड्रेट जो अनुपस्थित होता है वह होता है लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। निम्न में से कौन सा अनिवार्य एमिनो अम्ल नहीं है? एलानिन, वेलिन, हिस्टिडीन और मिथियोनिन। तो इनमें ध्यान रखना, वेलिन जो है वह इंपॉर्टेंट है, हिस्टिडीन भी इंपॉर्टेंट और मिथियोनिन भी है। एलानिन अपन मान सकते हैं कि यह अनिवार्य एमिनो अम्ल में शामिल नहीं किया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शर्करा अनपचायक होती है? सुक्रोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। कौन सी शर्करा अनपचायक होती है? तो अनपचायक शर्करा जो है वो होती है सुक्रोज होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। निम्न में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और सेल्यूलोज। तो इनमें से जो पॉलीसेकेराइड है ना दोस्तों वह क्या है? सेल्यूलोज है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एंजाइम अनुलेखन की क्रिया में काम आता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन फर्स्ट एमिनो एसिल सिंथेटेज, सेकेंड डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड दे रखा आरएनए पॉलीमरेज और 4 है डीएनए लाइगेज। तो अनुलेखन की जो क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से जो एंजाइम काम में आता है वह होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। एक छोटे डीएनए के टुकड़े में 80 थाइमीन जिसे टी से प्रदर्शित करते हैं, 19 गुआनिन जिसे प्रदर्शित करते हैं बेस है, तो कुल न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? यानी कि 80 तो थाइमीन है और 90 गुआनिन है, तो टोटल कितने होंगे यह अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर अपन देखें तो टोटल कितने हो जाएंगे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसके अंदर कितने आएंगे आंसर आपके? क्योंकि ग्वानिन के बराबर साइटोसिन हो जाएंगे तो 19 ये क्या हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे और थाइमिन के बराबर एडिनिन तो 160 ये हो जाएंगे। तो इनको टोटल करेंगे अपन तो यह कितने आ जाएंगे? टोटल 340। यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वह इसके अंदर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। प्रोटोप्लाज्म नाम किसके द्वारा दिए गए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शुरू में भी मैंने आपको यह बताया था। प्रोटोप्लाज्म जो नाम दिया हुआ पुरकिंजे के द्वारा दिया गया है या परकिंजे भी इसे कह सकते हैं। जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है? जीवन का
भौतिक आधार, केंद्रक, लिंग गुणसूत्र, प्रोटोप्लाज्म और डीएनए। जीवन का जो भौतिक आधार है वह किसे माना गया है? प्रोटोप्लाज्म को माना गया है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, प्रत्येक गुणसूत्र का जो डीएनए प्रतिकृत होता है वह कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में होता है? तो ऑप्शन फर्स्ट देखिए G1 अवस्था में, सेकेंड G2 अवस्था में, थर्ड S अवस्था में और फोर्थ दे रखा है समसूत्री अवस्था में। तो यह जो होता है वो होता है S अवस्था, जिसे सिंथेसिस अवस्था के नाम से भी हमें जानते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए दोस्तों, फिर 19 नंबर का जो क्वेश्चन अपने को यहां पर दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सा प्यूरिन है? प्रोकैरियोट, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल। तो एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। तो यहां पर अपने को पूछा है प्यूरिन, तो वो होता है ग्वानिन। ग्वानिन जो होता है वह प्यूरिन की श्रेणी में आता है। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? संरक्षी, असंरक्षी, अर्धसंरक्षी और साइनो जीवाणु। तो ये कैसी होती है प्रकृति दोस्तों? ये होती है अर्धसंरक्षी प्रकृति होती है। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21, स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग जो होती है किस प्रक्रिया का अवरोधन करती है? ऑप्शन फर्स्ट प्रोकैरियोट के अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन, सेकेंड यूकैरियोट के अनुवादन का, थर्ड प्रोकैरियोट के अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का, और चौथा दे रखा है यूकैरियोट के अनुलेखन का। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग होती है वह जो अवरोधन का कार्य करती है वह किसका करती है? वह जो प्रोकैरियोट की जो ट्रांसलेशन की क्रिया होती है उसका अवरोधन करती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22, कोशिका के जीवित पदार्थ को किसने प्रोटोप्लाज्म कहा था? ऑप्शन फर्स्ट पुरकिंजे, सेकेंड विरचो, थर्ड हुक और फोर्थ दे रखा है खुराना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा पुरकिंजे। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन अपने यहां पर दे रखा है, ये देखिए थर्ड नंबर 23, केवल आरएनए में कौन सा क्षार मिलता है? थाइमिन, यूरेसिल, एडेनिन या कोई नहीं? तो आरएनए में जो मिलता है अपने को पता है यूरेसिल पाया जाता है। इसके स्थान पर डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 24, डीएनए सूत्र निम्न के कारण प्रति समांतर होती है? हाइड्रोजन बंध, फास्फोडाइएस्टर बंध, सेकंड जो ऑप्शन है फास्फोडाइएस्टर बंध, थर्ड डाइसल्फाइड बंध और चौथा फॉस्फेट बंध। तो डीएनए सूत्र किसके कारण प्रति समांतर होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फास्फोडाइएस्टर बंध। सेकंड ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवादन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए बनता है, सेकेंड डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनता है, थर्ड डीएनए आरएनए टेम्पलेट पर बनता है, फोर आरएनए के संदेश पर प्रोटीन बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वह क्या होगा? बिल्कुल राइट, चौथा ऑप्शन, यानी कि आरएनए के जो संदेश पर प्रोटीन का निर्माण होता है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, अनुलेखन के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो अनुलेखन के लिए जो जिम्मेदार एंजाइम होता है ना दोस्तों वह कौन सा होता है? वह होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, आरंभक कोडोन कौन सा होता है? आरंभक कोडोन AUG, UAG, UGA और UAA। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आरंभक जो कोडोन होता है ना वो होता है AUG होता है, और एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि अपने यार दोस्तों को सबको इसका फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा करते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण की दिशा कैसी होती है? ऑप्शन फर्स्ट 5 प्राइम टू 3 प्राइम,
सेकेंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, थर्ड अमीनो टर्मिनल से कार्बोक्सी टर्मिनल की ओर, और चौथा दे रखा है कार्बोक्सी टर्मिनल से अमीनो टर्मिनल की ओर। तो ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी आए डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो दिशा अपने से पूछ रहे हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। निम्नांकित उदाहरणों में से कौन सा जैविक अणु मोनोसेकेराइड का उदाहरण है? ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या रेफिनोज। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, ये होगा ग्लूकोज, फर्स्ट ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए 30 सेलुलोज है। सेलुलोज क्या है? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड और कोई नहीं। तो ये होता है पॉलीसेकेराइड। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सेलुलोज इज ए पॉलीसेकेराइड। अगला क्वेश्चन देखिए डीएनए अनुलेखन किसके द्वारा होता है? डीएनए ट्रांसक्रिप्शन किसके द्वारा होता है? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, एक्सोन्यूक्लिएज और रिकॉम्बिनेज। तो यह जो क्रिया होती है वह किसके द्वारा होती है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 32 नंबर देखिए, यदि डीएनए में बेस का क्रम जो है 5 प्राइम एडेनिन 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 दे रखा है 3 प्राइम तक, और एमआरएनए में यह क्रम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 दे रखे हैं आपके पास, तो बताइए कौन सा हो जाएगा यह क्रम। एमआरएनए में यह क्रम अपने को पूछा है, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 33। निम्न में से समापन कोडोन कौन सा होता है? यानी कि समापन कोडोन मुख्य रूप से 3 पाए जाते हैं। जिस प्रकार से अपन ने देखा था एयूजी जो होता है वह स्टार्ट कोडोन होता है, उसी प्रकार से अपन मानते हैं कि 3 क्या पाए जाते हैं? समापन कोडोन भी उपस्थित होते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो बताइए कौन सा होता है समापन कोडोन। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो होता है यूजीए, एक होता है यूएजी और एक होता है यूएए। यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है ना वह इसके अंदर राइट होगा। 33 का 2 ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए आणविक भार का सही क्रम कौन सा है? तो आणविक भार का सही क्रम अपने को यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आणविक भार होता है वह किसका होता है? डीएनए का होता है, उसके बाद में एमआरएनए का होता है, और बाद में किसका होता है? टीआरएनए का होता है। तो यह है यहाँ पर देखिए, इसका जो थर्ड ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये टीआरएनए है, इसका आणविक भार कम है किसकी तुलना में? एमआरएनए की तुलना में। एमआरएनए का कम है डीएनए की तुलना में, यानी कि डीएनए का ज़्यादा, फिर एमआरएनए का ज़्यादा और फिर टीआरएनए का। तो यह जो क्रम है वह इसमें सही होगा, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 35। पादपों में प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं हरितलवक, राइबोसोम, पायरिनोइड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो पादपों में जो प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल होता है वह कौन सा होता है? वह होता है राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है। तो दोस्तों ये थे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन मैंने आपको इससे वीडियो में उपलब्ध करवाए हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। किसी भी प्रकार का आपका कोई सुझाव हो तो आप वह मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।